भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं, इसके पहले 1 से 50 तक के आंसरों का हम सॉल्व कर चुके हैं। अगला वीडियो दूसरे पार्ट में 51 से चालू हो रहा है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वनडे एग्ज़ाम के लिए, जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसमें वो आपको टैलेंट मिलेगा जो शायद किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतना मटेरियल आपको मिल रहा हो, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा हो। मैं रामचरण कुशवाहा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया। कहता है कि एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक, एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 को हुई। बहुत इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1881 में। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना 1881 में हुई। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक का था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? भारतीय बैंक अधिनियम पारित 1949 को किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। सब 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में। कब किया गया? 1980 में। कब किया गया? 1980 में। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक। क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक। इसके बाद कहता है किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई? किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई? नरसिंघमन समिति के द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की गई है। नरसिंघमन समिति के द्वारा। देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि में। कोच्चि। देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया? कोच्चि में। बैंकों के ग्राहकों की शिकायत का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? बैंकों के ग्राहकों की शिकायत का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? 14 जून 1995। जो बैंकिंग लोकपाल योजना थी वो 14 जून 1995 में लागू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंकों के रूप में कार्य किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंकों के रूप में कार्य किया? 30 जून 1948। चूँकि 47 में हमारा देश आज़ाद हो गया तो 1 साल और चला। ठीक,
तो 30 जून 1948 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया है, केंद्रीय बैंक के रूप में। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? कितने होते हैं? 4। एक गवर्नर और इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के नोट जारी कर सकता है? 10,000 रुपये तक। 10,000 रुपये कितने जारी कर सकता है? 10,000 रुपये तक। भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? 10,000 रुपये का नोट जारी कर सकता है। अभी चल रहा है 2,000 का नोट। ठीक, इसके पहले आपका 1,000 तक के नोट थे, उनको बदल करके मोदी सरकार ने 2,000 का नोट जारी कर दिया है। लेकिन अगर रिजर्व बैंक, अगर सरकार चाहे तो उससे 10,000 तक का नोट जारी कर सकती है। 10,000 का एक नोट जारी कर सकती है, जैसे 2,000 का नोट जारी किया, इसी प्रकार से 10,000 रुपये का नोट जारी कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकती है? 1,000 रुपये। अधिकतम रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकती है? 1,000 रुपये तक का सिक्का जारी कर सकती है। रिजर्व बैंक अगर चाहे तो 1,000 रुपये का एक सिक्का जारी कर सकती है। 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का सिक्का तो ठीक है, 1,000 रुपये तक का सिक्का जारी कर सकती है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? जो रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रणाली है उसकी स्थापना कब की गई? 3 फरवरी 1995 को। कब की गई? 3 फरवरी 1995। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों को जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? उस बैंक को क्या कहते हैं जिस पर वो केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों को जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? तो उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। क्या कहते हैं? बैंक दर। इसके बाद कहता है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। उसे क्या कहते हैं? क्या, पहले क्वेश्चन फिर समझें। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में रखना, मतलब अपनी जो पूंजी है, अनुसूचित बैंक अपनी जो पूंजी है उसको एक निश्चित नगद रूप में रखती है। उसको क्या कहते हैं? नगद आरक्षित अनुपात। क्या कहते हैं? नगद पहले क्या है उसमें? तो आरक्षित है, नगद आरक्षित अनुपात। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई थी? 22 सितंबर 1977 में। कब की गई? 22 सितंबर 1977 में राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना 1971 में की गई। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना 1971 में की गई। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं गारंटी निगम कब किया गया? GICGC। भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम GICGC कब किया गया? 1978 में। कब किया गया? 1978 में इसका नाम बदल करके जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम 1978 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया। भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदल करके
जमा राशि एवं ऋण गारंटी निगम 1978 में रख दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया गया? जो भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंकों की खातों पर ब्याज दरों का जो विनियमन था वो कब समाप्त कर दिया गया? 25 अक्टूबर 2011 को। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितनी हैं? 5। कितने बैंक हैं? 5। इसके पहले हम बता चुके हैं कौन कौन से भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो चुके हैं, 5 बैंक। ठीक, अगला देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं। अब सहयोगी बैंक जो 5 थे वो कौन कौन से हैं? भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला व स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ये आपके 5 बैंक हैं। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जो भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गए हैं, वो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला व स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों के उसमें विलय कर दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। किसमें विलय कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों में उसमें विलय कर दिया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। इसके बाद कहता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NIFT देश में कब शुरू की गई? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर कब शुरू की गई देश में? तो अक्टूबर 2005 में शुरू की गई। कब की गई? अक्टूबर 2005 में शुरू की गई थी। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब हुई? 1994 में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना 1994 में हुई है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से UPSC का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वनडे एग्जाम की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा और प्रयास हमारे द्वारा बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब हुई? 8 नवंबर 1996 में। कब हुई? 8 नवंबर 1996 में हुई थी। किसकी? NSDL की स्थापना 8 नवंबर 1996 में हुई थी। देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL की स्थापना कब हुई? 18 फरवरी 1998 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू हुआ? 1986 से 1987। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? 30 शेयरों पर आधारित है। ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित? 30। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी?
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1998। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1998। सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1992 में। सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1992 में। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय मुद्रा रुपया के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? भारतीय मुद्रा रुपया के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? 15 जुलाई 2010 में। कब किया? 15 जुलाई 2010 में। डाक सामग्री, डाक टिकट, जियोडिशियल एवं नॉन जियोडिशियल स्टाम्प भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक के चेक, ब्रांड, एनएससी, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। कहाँ छापे जाते हैं? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक में। नासिक रोड, महाराष्ट्र में। जहाँ नोट की छपाई की जाती है, नासिक जो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि 5, 10, 50, 100, 500, 1000 के नोट कहाँ छापे जाते हैं? जो 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 के नोट छापे कहाँ जाते हैं? करेंसी नोट्स प्रेस, नासिक में जो नोट छापे जाते हैं, जो महाराष्ट्र में, नासिक रोड, महाराष्ट्र में। ठीक। अब चूंकि 1000 का नोट बदल गया है, इसकी जगह आपका आ गया 2000 का नोट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? जो सिक्योरिटी पेपर हैं, जो नोटों में छापे जाते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? जो सिक्योरिटी पेपर की जो मिल फैक्ट्री है, वो कहाँ पे है? वो होशंगाबाद, मध्य प्रदेश पर। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अगला क्वेश्चन कहता है, सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित हैं? मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। कहाँ पे स्थित है? मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित हैं? तो मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। 6वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हो गई? 6वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? 1980 में। 1980 में 6वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई थी। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश 6ठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? कहने का आशय, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश 6ठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? कांग्रेस सरकार ने। किसने? कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? 1980 से 1985 के बीच में। 1980 से 1985 जो कांग्रेस सरकार द्वारा लागू 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, वो निश्चित की गई थी 1980 से 1985 तक। लेकिन कब समाप्ति कर दी गई? 1980 में समाप्त कर दी गई। 85 तक चलना था, लेकिन 80 में ही समाप्त कर दी गई कांग्रेस सरकार द्वारा। अगला देखते हैं, 6ठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? जो विशेष बल दिया गया है वो किसमें? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन में। जो 6ठी पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार विशेष बल दिया गया? तो गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया? किसको अपनाया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान
जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसके द्वारा रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया था। ग्रामीण शहरी ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम क्या थे? आरडीपी, IRDP, NREP और ट्राइसेम डेबार्का और RLEGP किस योजना में लागू की गई? कहने का आशय है ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित जो कार्यक्रम किए गए थे IRDP और NREP और TRYSEM और DWACRA RLEGP किस योजना से लागू किए गए थे? तो छठी योजना में, छठी। ठीक, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कहता है किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? तो छठी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके रूप में, उसके द्वारा ये योजना द्वारा लागू की गई थी। किस योजना के दौरान? तो छठवीं योजना के दौरान गरीबी को ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति है वो 2400 कैलोरी और शहरी को 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया। तो छठी योजना थी उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? 15 वर्ष के लिए कौन सी योजना 15 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? कौन सी? छठवीं योजना थी वो 15 वर्ष की अवधि के लिए बनाई गई थी। किस योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? तो कौन सी? छठवीं योजना जो बनाई गई थी पंचवर्षीय योजना वो 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस योजना को पेयर्स पोर्टिव प्लानिंग कहा जाता है? तो छठवीं योजना को। ठीक, सातवीं पंचवर्षीय योजना किस योजना की अवधि क्या थी? जो सातवीं योजना है उसकी अवधि क्या थी? 1968 से 1986 से 1951, 5 साल की। ठीक, और छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 15 वर्ष की अवधि के लिए थी। सातवीं 1986 से 1991 तक। सातवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण। जो आधुनिकीकरण है उसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। सातवीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आधुनिकीकरण था। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल के आधार पर आधारित थी? कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? तो 8वीं योजना इस पर आधारित थी। किस पर? जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कला क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का कला क्या था? तो 1992 से 1997, क्योंकि सातवीं जो थी वो 91 तक हुई, 1991 तक, तो 8वीं चलेगी 1992 से 1997 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना
योजना पहले कब से लागू की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू की गई थी? 1990 से। ठीक, क्यों? क्योंकि वो जो 5वीं योजना थी वो बंद कर दी गई थी समय के पहले। देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे हैं? तो 1990 से 1992 तक, 90, 91 और 92 ये देश में योजना विहीन वर्ष रहे हैं। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संस्थान विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया है? 8वीं योजना को मानव संस्थान विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया है। वो 8वीं योजना को, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति समय अवधि क्या थी? जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी समय अवधि क्या थी? तो 1997 से 2002, 5 साल का समय है। पंचवर्षीय 5 वर्ष के लिए होती है। तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1997 से 2002 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था 11वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक और महाशक्तिशाली बनाना। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्तिशाली बनाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? 2007 से 2017 तक। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये 10 साल तक की चली, 2007 से 2011 तक। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? तो 26 दिसंबर 2012 को 5वीं पंचवर्षीय योजना की अंतिम मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है, आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? जो आधुनिक भारत में बजट की परंपरा का शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स विल्सन। किसे जाता है? जेम्स विल्सन को जाता है। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा का शुरुआत करने का श्रेय। अगला क्वेश्चन कहता है, 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया? किसके आधार पर? कहता है कि 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया? तो अकबर्थ समिति द्वारा अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? किसने किया? षणमुखम शेट्टी ने किया है। पहला 1946 में भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 26 नवंबर 1947 को। अभी आपका एक बजट पेश हुआ है करंट में, फरवरी के माह में। किसने वो प्रस्तुत किया है, उस बजट को पारित किया है? कृपया उसका नाम कमेंट करें।
स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आर के षणमुखम शेट्टी ने किया था। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 1948 से 1949 के बीच में। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। आर के षणमुखम शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? भारतीय गणराज्य जब अपना राज्य भारत में संविधान लागू हो गया, गणतंत्र लागू हो गया, तब 1950 में लागू हुआ, तो 1950 से ही चालू होगा। इसलिए 1950 से 1951 भारतीय गणराज्य का पहला जो पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? 1950 से 1951 कब प्रस्तुत किया, किसने नहीं, कब है? देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इनको बजट स्वयं प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल होता है। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली थी? राजीव गांधी ने। क्या देश में जो शून्य आधारित बजट है उसको प्रस्तुत करने की जो परंपरा डाली थी वो किसने डाली थी? राजीव गांधी ने डाली थी। अगला क्वेश्चन कहता है देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही है? देश में आज तक मतलब अभी करंट जो आज तक जो चल रहा है, अभी तक सिर्फ एक ही ऐसी महिला है। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला रही है, इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे की बजट को अपनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे का बजट अपनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कहता है कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? निष्पादन बजट। क्या कहलाता है? निष्पादन बजट कहलाता है। पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया गया है? पूंजी बजट में। किस में सम्मिलित किया गया है? पूंजी बजट में। अगला क्वेश्चन कहता है किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को नई मद मान लिया जाता है? शून्य आधारित बजट। जो शून्य बजट है, शून्य पे आधारित बजट है, उसे क्या कर लिया जाता है? प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है। बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? जेंडर बजट। क्या कहलाता है? जेंडर बजट। जो सिर्फ लिंग के विशेष पर जो बजट प्रस्तावित किया जाता है वो जेंडर बजट कहलाता है, लिंग बेस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार की अदायगी
उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट कर क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर। कौन सा? जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा, डायरेक्ट उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर किस तरह के कर हैं? प्रत्यक्ष कर। जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते होते हैं, जो डायरेक्ट दिखाई देता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जो सेवा द्वारा किया जाता है वो आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर में आता है आपका आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, ब्याज कर और व्यय कर। ये आपके प्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या है देख लीजिए, वो भी सीमा शुल्क। जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क उत्पादक, सीमा शुल्क उत्पादक शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, इस तरह की जो कर हैं वो अप्रत्यक्ष कर हैं। क्या है? अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क है, ठीक, और उत्पादक कर, उत्पादक शुल्क है, सेवा कर है, बिक्री कर, ये क्या है आपके? ये आपके अप्रत्यक्ष कर हैं जो आपको दिखाई ना देते हैं। प्रत्यक्ष में आपके सामने डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। जो इनडायरेक्ट होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं? घरेलू, जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, वही कहलाती है। क्या किसी भी देश की घरेलू भौगोलिक सीमांत के अंतर्गत, सीमा के अंतर्गत जो भी किसी देश की घरेलू या सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष, एक साल का सभी उत्पादों के लिए क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी के नाम से जानते हैं। महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? N.K. सेन तथा सिंगर हंस। अगला क्वेश्चन कहता है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रतिपादन कब किया गया? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? 1990 में। कब किया गया? 1990 में। अगला क्वेश्चन कहता है मानव सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? तो देखिए कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं। नंबर, इसमें जो सूचकांक शामिल किए जाते हैं, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पादक सूचकांक। ठीक। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में परिवर्तन, जीडीपी में परिवर्तन, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र हैं इनमें शामिल किया गया है कृषि को, पशुपालन को, वन उद्योग और मछली पालन, खनन, उत्खनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल है? जो तृतीयक क्षेत्र है उसमें क्या शामिल किया गया अर्थव्यवस्था में? परिवहन व संचार, व्यापार, होटल, जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं
अन्य सार्वजनिक सेवाएं। कहने का आशय ये है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है वो परिवहन और संचार, व्यापार है, या होटल हो, या जलपान हो, जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सेवाएं, वो तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है अर्थव्यवस्था की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 1950 से 1951, 1950 से 1951 और 1990 से 1991 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही है? 4.1%। कितनी रही है? 4.1%। 1991 से 92 और 2011 से 12 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि की दर है वो क्या रही है? 6.9%, लगभग 7% के आसपास। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस मॉडल के आधारित पर है? जो भारत की अवधारणा है वो किस मॉडल पर आधारित है? किस देश की? सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? सोवियत संघ को। आर्थिक नियोजन की अवधारणा का जो श्रेय है, आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? सोवियत संघ को। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1928 में। कब की गई थी? 1928 में। सोवियत संघ में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1928 में। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो सर वैश्वेश्वरैया। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय सर वैश्वेश्वरैया को जाता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सर वैश्वेश्वरैया ने लिखी थी। अगला आर्थिक नियोजन से संबंधित जो आर्थिक नियोजन है उससे संबंधित बंबई योजना कब सामने आई? आर्थिक नियोजन संबंधित बंबई योजना कब सामने आई? जनवरी 1944 में। बंबई योजना कितने पंचवर्षीय थी? जो बंबई योजना है वो कितने वर्षीय थी? 15 वर्षीय। बंबई योजना कितनी वर्षीय थी? 15। इसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, मूल्यतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? क्या मूल्यतः साम्यवादी सिद्धांत पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? M.N. राय। किसने किया था? M.N. राय। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से UPSC के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्रा हमसे पढ़ना चाहते हैं कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महोबा डिस्ट्रिक्ट से UPSC के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देख रहे थे वनडे एग्जाम का अर्थव्यवस्था का यह वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।